2007 में आंध्रा हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा लैंड यूज करने वाली जो सरकारी एजेंसी है वो रेलवे और डिफेंस है। इनके बाद यदि भारत में लैंड ऑक्यूपाइंग सबसे बड़ी कोई एजेंसी है तो वो वक्फ बोर्ड है। पाकिस्तान बनने के समय भारत का कुल क्षेत्रफल 42 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में गृह युद्ध छेड़कर मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी और अनेक जिहादी संगठन बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के यहाँ के सभी 99% गृह युद्ध छेड़कर माउंटबेटन के साथ 10,38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के रूप में छीन ले गए। कुल 13% मुस्लिम आबादी ने 25% भूमि पाकिस्तान के रूप में ले गई। भूमि लेने के तुरंत बाद उन्होंने कश्मीर टेरिटरी पर अटैक किया और कश्मीर का 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छीन ली, कब्जा कर ली। भारत में रुक जाने वाली ये 4% मुस्लिम बिरादरी आज 8,72,000 प्रॉपर्टीज, जिसका क्षेत्रफल 9.5 लाख एकड़ है, उस टोटल जमीन पर वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जा करके बैठी हुई। यानी जितना पाकिस्तान के रूप में दिया जा चुका है उतना ही पाकिस्तान के जैसा ही भारत के अंदर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। अकेले कोलकाता में 62,000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है। दिल्ली के अंदर 500 एकड़ जमीन वक्फ की 28 से 30,000 करोड़ की वर्थ रखती है। हैदराबाद में 7,000 एकड़ जमीन 23,000 करोड़ की वक्फ संपत्ति है। चेन्नई में 412 प्रॉपर्टी 8,500 करोड़ की संपत्ति है। मुंबई में 1200 प्रॉपर्टीज 7,000 करोड़ की वक्फ संपत्ति है। बेंगलुरु में 215 प्रॉपर्टी 3,600 करोड़ की संपत्ति है। इन टोटल 6 मेट्रो सिटीज में लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ के नाम है। अभी पूरे भारत में जितना वक्फ संपत्ति से रेंटेड इनकम हो रही है वो 8,000 करोड़ है। और वक्फ के लोगों का कहना है कि अगर हमारा कानून अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करें तो ये संपत्ति रेंटेड इनकम 90,000 से 1 लाख करोड़ तक हो सकती है। ये वक्फ है क्या? किसी भी शिया सुन्नी मुस्लिम द्वारा किसी भी प्रकार से लीगली, इलीगली, क्रिमिनली अर्जित की गई संपत्ति को अल्लाह के कार्य में, दीन को फैलाने के लिए सुपुर्द कर देना वक्फ कहलाता है। इस संपत्तियों की रक्षा और इससे प्राप्त आय को दीन के हित में उपयोग करने का कार्य वक्फ बोर्ड करता है। 1947 के समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 100 से ज्यादा मुस्लिम मेंबर्स थे। कुछ लोग पाकिस्तान बन जाने के बाद में वहां चले गए और कुछ लोग बेशर्मी से यही रहे। सरदार पटेल जी के मरने के बाद उन सभी ने अपना नाम मुस्लिम लीग से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके यही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेकर विधानसभा और लोकसभा के अंदर बैठे। उन्होंने यहाँ की संपत्तियों के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कानून बनवाया कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों की संपत्तियों पर शिया और सुन्नी का विवाद ना हो, वे आपस में डिवाइड ना हो। इसके लिए प्रथम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडाउमेंट्स एक्ट, जिसे बाद में वक्फ एक्ट से जाना गया। हमारी मातृभूमि के विभाजन के बाद 1,80,00,000 लाख लोग अकेले पंजाब से पलायन करके आए। वहां अपना लाखों करोड़ों का एम्पायर छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कुछ मुस्लिम यहां से पाकिस्तान गए। यदि किसी मुस्लिम के 6 से 10 बच्चे थे तो वो आधी फैमिली को पाकिस्तान ले गया और वहां जाकर हिंदुओं की प्रॉपर्टी कब्जा की और आधी फैमिली को यहीं छोड़ गया और यहां पर भी उस सारी संपत्ति पर कब्जा करके रखे। लेकिन फिर भी कुछ जो यहां से पलायन करके पाकिस्तान गए थे तो कानून बनाकर उस पलायन करने वाले जिहादियों की संपत्ति पर हिंदुओं को बसाया गया। उनसे सरकार द्वारा किराया वसूला गया और बाद में ओनरशिप का लॉलीपॉप दिया गया। उस समय इमीडिएटली ओनरशिप नहीं दी जा सकती थी, इसलिए एक्ट लाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूए प्रॉपर्टी एक्ट 1950। इसके अनुसार पलायन करने वाले मुसलमान की संपत्ति पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा और जो हिंदू सिख पंजाब से आए हैं उनको ओनरशिप राइट देंगे। लेकिन एजेंट वानो, जिन्हें भारत में इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके बड़े बेटे ने 1984 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया और यहाँ सारी संपत्ति जिस पर हिंदू रिफ्यूजी रह रहे थे उसे वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। जो लोग इस उम्मीद से थे कि हम वहां अपना घर बार खोकर आए हैं, यहाँ कुछ तो राहत मिलेगी, वह सारी प्रॉपर्टी 1950 के कानून एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूए प्रॉपर्टी एक्ट को
ताक पर रखते हुए वक्फ बोर्ड को समर्पित कर दी गई और सारी चीजें भारत में खुल्लम खुल्ला हुई। 1995 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके, संशोधन करके भारत के इस्लामीकरण के लिए अत्यधिक अधिकार दिए। क्या प्रावधान किए गए वक्फ बोर्ड एक्ट में? वक्फ एक्ट 1995 में हर 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट के फंड से वक्फ का सर्वे होगा। सर्वे में जिस प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपने ग्राउंड सिंडिकेट के माध्यम से इनलिस्ट किया है, अगर उसे 1 साल में चैलेंज नहीं किया गया तो प्रॉपर्टी वक्फ के पक्ष की होगी। अब जिसकी प्रॉपर्टी को इनलिस्ट किया है उसे नोटिस देने का कार्य है किसका? वक्फ का। लेकिन अमेंडमेंट किया गया कि कोई जरूरी नहीं है नोटिस देना। यानी आप एक्सीडेंटली अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए या ट्रांसफर आदि के लिए जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तब ही आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर तो वक्फ का कब्जा हो गया। प्रयागराज में जहां चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान हुआ, उस एल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क किया गया। एक मजार बनाकर जिहादियों ने उसके फेक डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो, एफिडेविट और अलग अलग प्रकार के कुछ बेसिक एविडेंस इकट्ठे करके उसे वक्फ संपत्ति के अंदर ला दिया। ऐसे ही कितनी सड़कें, कितनी नदी, पार्क, नाले, ये षड्यंत्र सब जगह एक्टिव है। दिल्ली में जेएनयू के पास में संजय वन है, 1550 एकड़ जमीन। संजय वन के अंदर एक मजार बना करके उसके चारों दिशाओं में सिंडिकेट खड़ा किया। स्थानीय लोगों को जब अटपटा लगा तो उसके विरोध के लिए गए और विरोध करने से रोकने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि पुलिस वाले ही सादी वर्दी में, सादी वेशभूषा में वहां उन मजारों को रोकने का कार्य कर रहे थे। 1550 एकड़ जमीन और उस पर कब्जा करने का वक्फ का ये षड्यंत्र मजार बनाकर किया जाता है। ज्ञानवापी मंदिर में वक्फ गैंग एक्टिव, कृष्ण जन्मभूमि में वक्फ गैंग एक्टिव, तेजो महालय मंदिर में वक्फ गैंग एक्टिव। इस प्रकार से पूरी की पूरी गैंग एक्टिव होकर जमीनों पर कब्जा कर रही हैं और उन जमीनों से अपना आर्थिक तंत्र डेवलप करके भारत के इस्लामीकरण की पीड़ को बढ़ा रही है। वक्फ के नाम पर कुछ भ्रमित नैरेटिव सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। पहला, क्या वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के लिए है? तो कम्युनिस्ट नैरेटिव कहते हैं नहीं, वक्फ पर जो भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा वो सभी वर्गों के काम आएगा। अब सच क्या है, रियलिटी क्या है? इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद के समय राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू बिलीव तक के अधिकारों को छीन लेने वाला मजहब अल्लाह के सुपुर्द की गई संपत्ति पर काफिरों का हित कैसे कर सकता है? केवल एक कारण से, अल तकैया द्वारा। जहां ताकत कम हो वहां छल द्वारा मजहब का विस्तार करो, काफिर को कन्वर्ट करो, उसके लिए उनको पढ़ाई के नाम पर इकट्ठा करो, हॉस्पिटल के नाम पर, सेवा के नाम पर इकट्ठा करो। कोई भी ऐसी जनहित योजना जिसके नाम पर उनको लाया जाए और उनके मन पर काम करके उनको कन्वर्ट किया जाए, केवल इस पर्पज के लिए तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान का प्रवेश जायज है। अन्यथा ऐसा कोई भी सेंटर जिससे काफिर ताकतवर हो, समझदार हो, स्पष्ट हो, बनाया ही नहीं जा सकता इस्लामियों के द्वारा। क्या वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है? फेक नैरेटिव गैंग कहती है कि वक्फ केवल उस संपत्ति पर कब्जा कर सकता है जो शख्स मोमिन होगा और खुद अल्लाह को सुपुर्द करेगा। आपको लगता है कि इसमें विवाद क्या है? अपनी इच्छा से कोई भी अपनी संपत्ति को कहीं भी डाले, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु के त्रिची के निकट एक गांव में राजगोपाल अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि उनकी संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुकी है। अब उनकी जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है और इतना ही नहीं, गांव की सारी जमीन वक्फ संपत्ति हो चुकी है। गांव में 1100 साल पुराना जो मंदिर है उस पर भी वक्फ ने दावा ठोक दिया है। 1100 साल पहले तमिलनाडु में कोई मुसल्ला अल्लाह को संपत्ति गिफ्ट कर सकता था क्या? वहां पर 1100 साल पहले कोई मुसलमान था क्या? इसी तरह अप्रैल 2024 में तेलंगाना के एक फेमस 5 स्टार होटल मैरियट पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। 1964 में अब्दुल गफूर नाम के व्यक्ति ने नेहरू द्वारा बनाए गए 1954 के वक्फ कानून के तहत मुकदमा ठोक दिया। 50 सालों तक वक्फ बोर्ड इस मामले को कानूनी गलियारे में घुमाते रहे और ट्रिब्यूनल से केस जीत गए। साल 2014 में तेलंगाना वक्फ बोर्ड होटल पर कब्जा करने के लिए एक्टिव हुआ। तब होटल के मालिक हाईकोर्ट गए और अंतिम
अंतिम फैसला होटल के पक्ष में आया और हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र को कुछ समय के लिए टाल दिया। अब वक्फ सिंडिकेट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी अच्छी चलती है, कितनी उनकी उड़ती है, वो सारा देश देख रहा है। ऐसे कब्जा करने वाले केवल 2 खबरें नहीं है। सितंबर 2022 में दारू पर रिश्वत खाने के आरोप में जेल में बंद, जेल से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वक्फ परिषद के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है और अगर मेरी सरकार आई तो मैं उसे तोड़कर दिखाऊंगा। वहां उपस्थित अमानुतुल्लाह खान, मौलाना, मौलवी हाथ उठा करके उसका जबरदस्त स्वागत करते। अगर वक्फ बोर्ड संपत्ति पर कोई कब्जा है या वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी पर दावा किया है तो उस विवाद के लिए आप सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, बल्कि सरकारों ने ऐसी सुविधा दी है कि सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट एक ट्रिब्यूनल वक्फ कोर्ट जहां इनका निपटारा होगा बनाया है। सही है भाई, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, इन सारे केसेस के लिए तो कोर्ट और ज्यादा एंगेज हो जाएगी, तो इसके लिए अलग से सिविल कोर्ट बना दिया। नहीं, नैरेटिव गैंग कहती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में और स्टेट गवर्नमेंट उनको सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है। सच्चाई क्या है? भारत में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं जिनके चेयरपर्सन, सीईओ, टाउन प्लानर, स्कॉलर, एमएलए, एमपी, ब्यूरोक्रेट सभी के सभी मुस्लिम हैं। मुस्लिम ही वक्फ एक्ट सेक्शन 101 में कहा गया कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं वे सभी पब्लिक सर्वेंट के अधिकारों से लैस हैं, यानी अगर किसी ने उनको छुआ तक, हाथ भी लगाया तो आईपी के सहत क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत कार्यवाही होगी उस व्यक्ति के ऊपर। 100 में से एक का कोई इक्का दुक्का हिंदी नाम वाला धिम्मी पकड़ लेते हैं और उसके पीछे छुप कर खड़े हो जाएंगे। देखो, हमने हिंदू को भी सम्मिलित कर रखा है, इसमें शामिल षड्यंत्र को ढंग से समझना। दूसरी ओर सबसे बड़ी आबादी टैक्स पेयर कम्युनिटी के किसी भी धार्मिक प्रतिनिधि को इस प्रकार का कोई अधिकार संविधान और कानून नहीं देता। पक्षपाती भेदभाव करने वाले ये कानून कब तक हिंदुओं का दमन करते रहेंगे, जिसमें कि पूरे देश से टैक्स कलेक्शन हिंदुओं का ही सबसे ज्यादा है। सी वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 107 में वक्फ काउंसिल को कभी भी याद आ जाए कि यह संपत्ति तो हमारी थी, तो वह कभी भी उसके वर्तमान मालिक को कोर्ट में घसीट सकता है। हमारे लिए क्या है, अगर हमारी किसी ग्राम सभा की या प्राइवेट या मंदिर की प्रॉपर्टी को कोई कब्जा करे तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन वक्फ के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। वक्फ कभी भी 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद कोर्ट में जाकर उसके वर्तमान मालिक को घसीट सकता है कि देखो जी हमारा था उस समय पे और हम लोग बिजी थे, अब हमें टाइम मिला है। यानी वक्फ के लिए जब उनकी लीगल सेल में तैयार मोमिन कोर्ट की इफेक्टिव पोजीशन पर बैठेंगे तब वे किसी भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को उसके सामने ले जाएंगे और उनका काम बन जाएगा। इसी एक्ट के सेक्शन 108 में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान है। मतलब अगर वक्फ के पास जमीन का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और उस प्रॉपर्टी पर वक्फ का कब्जा है तो भी उसे वक्फ बाय यूजर के तहत लीगल माना जाएगा। यानी आपके आसपास में जो खाली जंगलात की जमीन है, खाली पड़ी हुई जमीन है, जहां सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां मजार बनाकर कोई व्यक्ति बैठा है, दिन में 2 बार वहां जाकर पानी चढ़ा देता है, उसके बाद आने वाले समय में जब वहां कोई प्लान आएगा तो वहां क्योंकि वो कब्जेदार है तो वो उसका लीगल मालिक माना जाएगा। ऐसे प्रावधान है। सेक्शन 123 वक्फ के साथ आपकी संपत्ति का जो भी विवाद है उसे आप चैलेंज या सॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट के तहत ही जाना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने मेरी संपत्ति को कब्जा करने के लिए नोटिस दिया है या नहीं दिया है, या जो उनके दावे में जा चुकी है, अब उन्हीं के पास फरियाद लेकर जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास अब गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि जी मेरी संपत्ति को छोड़ दीजिए। इसके बदले में वो इस्लाम की दावत दे सकते हैं, वो पैसे की डिमांड कर सकते हैं, वो कोई भी और घृणित डिमांड कर सकते हैं। कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। द प्रिंट, द क्विंट, लल्लन टॉप, द वायर, द देशभक्त, न्यूज लॉन्ड्री टाइप के सभी लॉलीपॉप नैरेटिव द्वारा क्या भ्रम फैलाए गए, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी करा रही है। ये 1995 का एक्ट जिन जिन लोगों की संपत्ति को इंटाइटल कर रहा है, क्या वे सभी के सभी बीजेपी के वोटर हैं? क्या वे सभी के सभी राइट विंग के लोग हैं जो ना लेफ्ट में है ना राइट में है, बेचारे जैसे तैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं? उन लोगों को जब इस प्रकार का षड्यंत्र प्राप्त होता है वे कोर्ट में जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं अपनी संपत्ति बचाने के लिए, और इस संपत्ति को बचाने के लिए वे और ज्यादा गरीबी रेखा के अंदर चले जाते हैं। यह पक्षपात भारत में केवल एक को रिझाने के लिए किया गया, जिन्होंने भारत को लूटा,
काटा, मारा, अपमानित किया, संसद में उन्हीं की चरण वंदना के कानून पारित हुए। इस कानून का प्रयोग करके भारत में बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्जन, फिरौती और लैंड कैप्चरिंग की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 2 साल पहले एक सर्कुलर जारी किया। अगर आपकी कोई भी संपत्ति उसे आप बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से वेरिफिकेशन करवा के लाना पड़ेगा। आपकी जमीन पर उसका कोई हस्तक्षेप तो नहीं है, उसका कोई कब्जा तो नहीं है, आपने उसकी जमीन को तो नहीं टच किया है। वह वेरिफिकेशन लेटर पर साइन करेगा, उसके बाद ही आप अपनी जमीन का ट्रांसफर कर सकते हैं, जमीन को कहीं खरीद या बेच सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब इस सरकार की किरकिरी हुई तब जाकर यह सर्कुलर रिजेक्ट हुआ। ये हालात है स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट्स के। 57 इस्लामी देशों में किसी भी कंट्री में इस तरह की संस्था को इतना पावरफुल नहीं बनाया गया जितना भारत के धिम्मियों ने वक्फ को बनाया है। मोदी गवर्नमेंट इसे समाप्त नहीं कर रही है, बल्कि इसमें कुछ प्रावधान कर रही है। क्या कि वक्फ बोर्ड द्वारा क्लेम की गई सभी प्रॉपर्टीज का ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कौन करेगा अभी क्लियर नहीं है। वक्फ बोर्ड के कार्य करने की धाराओं में संशोधन किया जाएगा और महिलाओं की इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। विवादित प्रॉपर्टी को सुलझाने के लिए उसके क्लेम की गई सभी संपत्तियों का फ्रेश वेरिफिकेशन किया जाएगा। वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी की मॉनिटरिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 का वक्फ के बारे में इस प्रकार का निर्णय भारत के हित में होगा या निष्फल होगा, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारत का जिस रफ्तार से इस्लामीकरण हो रहा है उसे देखते हुए मोदी जी से स्वच्छ भारत करने का निवेदन, प्रार्थना और अपेक्षा है। भारत में फैले इस विदेशी कचरे को साफ करने की अपनी 56 इंच वाली शक्ति का प्रदर्शन अभी बाकी है। भारत के विमर्श को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, नमस्कार।